हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ समय मैं बिजी हो गया कुछ कामों में, और थोड़ा सा और अच्छा मैं कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड की बात करें, जो कि सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक डिफाइन किया गया, यानी कि एविडेंस एक्ट की हम बात करेंगे। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए हम आप चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा समय और मेहनत तो लगती है, कभी कभी खराब भी हो जाता है, तो दोबारा से, इसलिए नाराज ना हो आप लोग। और समय रहते हैं हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट किया हुआ है, और डायरेक्ट फेस टू फेस हम लोग सब्जेक्ट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी सीआरपीसी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है। चलिए गाइस, तो इसमें जैसे एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या फिर सिविल जज जेडीपीयू के स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप के स्टूडेंट्स उसमें कनेक्ट हुए हैं। अब आगे हम यहाँ पर आपसे बोलना चाहेंगे कि देखिए, आप भी अगर स्टडी करना चाहें तो यहाँ पर एडीपीओ सिविल जज या किसी की भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट और बुक्स टेक्स्ट बुक को जरूर स्टडी कीजिए, साथ में केस स्टडी पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं आगे। आज हम फिर से डिस्कस करते हैं एविडेंस एक्ट का चैप्टर सेकेंड, जो कि पार्ट फर्स्ट में आता है, ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, इनकी तथ्यों की सुसंगति के विषय में ये बात की गई। तो इन सबको जो चैप्टर सेकेंड है वो सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक डिफाइन किया गया, लेकिन उससे पहले हमें उसे समझने के लिए सेक्शन 5 को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें एक केस भी है। उस केस को भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आपसे। उस केस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं। तो चलिए गाइस, हम सीधे से आपको ले चलेंगे कि जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो चैप्टर सेकंड है इसको 8 पार्ट में डिफाइन किया गया है। मतलब हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है समझने के लिए, बाकी किताब में नहीं है, लेकिन हमने इसको ऐसे समझने के लिए, सिंपल करने के लिए थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लिया है। तो देखिए जरा कौन कौन से हैं, जरा उनको सबसे पहले देखेंगे। द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात की गई है, तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो 5 से लेकर के 16 तक डिफाइन किए गए हैं। वहीं पर सेकंड हम बात करते हैं, एडमिशंस की बात की गई है, यानी कि स्वीकृति की बात की गई है। सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक की बात की गई। अब यहाँ पर जो पार्ट 3 जो डिवाइड किया गया था, यहाँ स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है, इनके बारे में प्रोविजंस किए गए हैं सेक्शन 32 से लेकर के 33 तक। और फोर्थ पार्ट को यहाँ जो डिवाइड किया गया है वो है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। आप अगर यहाँ पे ये जो प्रोविजंस इनके जो किए गए सेक्शन 34 से लेकर के 38 तक। अब अगर यहाँ पर हम देखें सर, यहाँ पर पार्ट जो 5 है उसमें क्या दिया गया है, यानी कि हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूफ, किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, ये सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया। अब हम देखेंगे जो 6 पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किया है उसमें क्या है, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स एंड जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, यानी कि न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होंगे। ये जो सेक्शन है वो 40 से लेकर के 44 तक डिफाइन किए गए हैं। अब यहाँ 7 जो पार्ट है उसमें क्या है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, यानी कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होगी। ये सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक डिफाइन किए गए। अब यहाँ 8 जो पार्ट है उसमें करेक्टर व्हेन रेलेवेंट, यानी कि सील कब सुसंगत है, ये सेक्शन 52 से लेकर के 55 तक। तो ये पूरा चैप्टर जो सेकंड है उसको हम लोगों ने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, और इसको समझने के लिए, सिंपल करने के लिए। अब हम चलते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की जो बात की गई, यानी कि तथ्यों की सुसंगति, जो फैक्ट्स हैं वो कब रेलिवेंट माने जाएंगे किसी भी कोर्ट की कार्रवाई में जब उनको सबमिट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये 5 से लेकर के 16 तक डिफाइन किया गया, लेकिन 5 से लेकर के 16 तक एक साथ एक वीडियो में कंपाइल करना और अच्छे से पढ़ना एक थोड़ा सा टिपिकल वर्कआउट होगा। और तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इनमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक क्या दिया हुआ है। इसके बाद केवल सेक्शन 5 को आज हम समझेंगे, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम वहाँ से 6 से लेकर के 16 तक डे बाई डे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ।
तो यहाँ पर एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू, यानी कि फैक्ट एंड इशू की बात करें, एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अगला नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 6 में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 7 में जो दिया गया फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु के परिणाम है। सेक्शन 8 में बात की गई है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन और सबसिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण की बात की गई है। तो सेक्शन 9 में यहाँ पर फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य की बात की गई है। अब यहाँ सेक्शन 10 की अगर हम बात करते हैं, थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, यानी कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या फिर की गई बातें। यहाँ पर सेक्शन 11 को लेकर के चलेंगे, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। अब सेक्शन 12 की अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इन शूट फॉर डैमेज फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट और रेलिवेंट, यानी कि नुकसान के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को सम्मत करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 13 को, फैक्ट्स रेलिवेंस व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य की बात करते हैं। सेक्शन 14 में यहाँ पर फैक्ट्स शोइंग एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी ऑफ बॉडली फीलिंग, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 15 की हम यहाँ पे बात करते हैं, फैक्ट वियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फैक्ट्स वियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कार आकस्मिक या शासक था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है 16, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, यानी कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। तो देखिए ये जो सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक हमने एक शॉर्ट में देखे हुए, अब हम करें सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद में बाकी आने वाले वीडियोज में हम इनको करेंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, और धीरे धीरे अगर शुरू से लेकर के आखिर तक आप देखेंगे तो एक एक सेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में डिस्टर्बेंस कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुछ चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी। अब हम लोग यहाँ पर द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, यानी तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहले हम सेक्शन 5 को आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सेक्शन जो 5 है वो बताया गया, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी कि विवादक तथ्यों की बात की गई, सुसंगत तथ्यों की बात की गई कि इनका एविडेंस या फिर साक्ष्य में इनको दिया जा सकेगा, और फिर इसके बारे में हम केस लॉज की बात करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है आर बनाम रिचर्डसन विल्स, ये जो एक बहुत ही फेमस केस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको डायरेक्ट की तरफ ले चलते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इधर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए अभी हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए तथ्यों की सुसंगति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर सेक्शन 5 में अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, यानी कि जो विवादक तथ्य हैं या फिर सुसंगत तथ्य हैं तो इनका साक्ष्य दिया जा सकेगा। देखिए किसी वाद या कार्रवाई में, कोई केस चल रहा है या कोई भी कार्रवाई चल रही, हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें अतिस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा क्या करें, किसी वाद या फिर कार्रवाई, दो चीजें यहाँ बात की गई, मैं हर विवादक तथ्य के ऐसे और अन्य तथ्यों को जिन्हें अतिस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, मतलब जिनको सुसंगत घोषित किया गया है, फिर उनका अस्तित्व,
है या अनिश्चित है का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। तो यहाँ पर जरा स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य या साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निर्हित कर दिया गया है। अगर सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा किसी व्यक्ति को निर्हित कर दिया गया कि वो एविडेंस नहीं दे सकता है तो फिर उसे साक्ष्य देने योग्य नहीं बनाएगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन पे हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं। का की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए का विचारण किया गया। देखिए का की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और किसको विचारित कर रहे हैं यहाँ पर, का नाम के व्यक्ति को, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर अब इसमें क्या होंगे रेलिवेंट्स, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट एंड इशू क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया यहाँ पे। देखिए का खा को लाठी मारना, पहली चीज। का ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित करना, ये 2 पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड में देखेंगे खा की मृत्यु कारित करने का आशय। खा नाम की जो व्यक्ति था उसका का इंटेंशन था या नहीं था या फिर ऐसे ही कुछ हो गया था। तो चलिए ध्यान दीजिए अगला खा नंबर पॉइंट में हम जरा देखेंगे। का बाध्यकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है कि मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा भेद शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंद पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। तो ये सेक्शन 5 हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी, जो कि बैरक में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं जब इंग्लिश मीडियम में के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इससे संबंधित केस लॉज पर। तो देखिए ये मैंने आपका जो सेक्शन 5 है वो लगा दिया है, इंग्लिश का डायरेक्ट है ये, तो जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 5 में हम यहाँ पर बात करेंगे एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी शूट और प्रोसीडिंग। देखिए किसी भी कार्रवाई में या फिर किसी केस में दोनों में कोई भी एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इन इशू है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, एग्जिस्टेंस है और नॉन एग्जिस्टेंस है। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, और जो भी यहाँ पर सुसंगत घोषित किए गए हैं वो, एंड ऑफ नो अदर्स, और दूसरों की बात नहीं कर रहे, केवल जो रेलिवेंट फैक्ट्स किए गए उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हूँ, दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस। किसी भी व्यक्ति को एनेबल नहीं करेगी, यानी कि उसको साक्ष्य देने के लिए एलिजिबल नहीं बना देगी, ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूफ, जिसको डिसएंटाइटल कर दिया गया है बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर। यानी किसी सिविल प्रोसीजर के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर डिसएंटाइटल कर दिया गया है तो उसको इसमें एविडेंस के लिए देने के लिए इनेबल नहीं बनाया जाएगा। अब इसका जरा इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए नंबर का जो इलस्ट्रेशन और एक बी नंबर का इलस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए नंबर का इलस्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ए नंबर के इलस्ट्रेशन पर क्या दिया हुआ, फिर हम यहाँ पे बी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जरा ए नंबर की अगर हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर बी, ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है, ट्रायल किया जाता है बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो यहाँ पर एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। तो एक ही जब ट्रायल होगा तो उसमें फैक्ट एंड इशू कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्ट एंड इशू की बात की गई है। फर्स्ट की बात की गई है तो फर्स्ट में लिखा है इज बीटिंग बी विद द क्लब, क्या क्लब के थ्रू इसको पीटा गया। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे जो फैक्ट एंड इशू है, इज कॉजिंग बी डेथ सच बीटिंग, क्या उसकी जो मार पिटाई हुई थी उससे एक ही डेथ हुई है, बी की डेथ हुई, सॉरी। अब यहाँ पे देखिएगा इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए का इंटेंशन था बी की हत्या करने का। तो ये 3 इसमें फैक्ट एंड इशू होगा, तो जब इनका आंसर हाँ में मिलेंगे तभी इसको पनिशमेंट
दिया जाएगा, यानी कि अगर होता है आंसर आता है यस इनफैक्ट एन इशू का उन एविडेंसों से, उन सारी ट्रायल में जो चीजें इकट्ठी की गई उसके बाद में, तब। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर का जो पॉइंट है इस पर जरा थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। A shooter does not bring with him and have in readiness readiness for production at the first hearing of the case A1 on which he relies. The section does not enable him to produce the one or prove its contents at a subsequent stage of a proceedings, otherwise than in accordance with the condition prescribed by the Code of Civil Procedure। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वो पढ़े हुए थे। अब हम इसको जरा थोड़ा सा केस के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि केस में क्या दे। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको ये क्लियर होगा ही कि, और फिर इसके अभी और हम जो पढ़ेंगे उसमें एक एक पॉइंट्स पर हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। देखिए हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो केस लॉ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो केस के बारे में हमने लोगों ने जो बात की हुई थी उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, आर बनाम रिचर्डसन विल्स का ये केस है, और इस बात में जो स्टीफन जी थे, ये स्टीफन, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हुई थी द इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट। इसमें इन्होंने एक वर्णन किया हुआ था। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा क्या वर्णन किया हुआ था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा, इन्होंने कहा जिसको डॉक्टर अवतार सिंह की एक बुक है जिसमें मुझे ये पॉइंट्स मिले हुए हैं, साक्ष्य विधि जो कि सेंट्रल पब्लिकेशन इलाहाबाद के 16 जो संस्करण था 2008 का, उसमें 32 से लेकर 34 तक के जो पेज दिए गए उसमें इस केस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हालांकि ये जो किताब थी ये स्टीफन ने लिखी हुई थी, द इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस। इन लोगों ने वहां से लेकर के अपनी अवतार जो डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं इन्होंने अपनी किताब में इसको संकलित किया और बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें है क्या, तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बुक की तरफ, तो देखिए जरा इस बुक में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर इस केस की तरफ चलते हैं। देखिए जरा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तथ्यों की सुसंगति के बारे में जो सिद्धांत है उनके अर्थ तथा तथ्यों को सिद्ध करने में जो उनका प्रभाव होता है उसकी व्याख्या, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आर बनाम रिचर्डसन का जो केस है इसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ये इस केस में बहुत छोटी छोटी चीजों को भी इन्होंने रेलिवेंट बनाया हुआ। देखिए ये मामले में स्पष्ट होती है कि जैसा कि इस बात को स्टीफन ने अपनी पुस्तक द इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट में ये दिया हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन इस केस का, इसकी स्टोरी क्या है इस केस की, वो हम आपको यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा इस केस की स्टोरी के लिए। देखिए जिस रूप में यह बात उस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है उसे वैसे ही उद्धृत किया जा रहा है। तो ये जो इनका भी डिस्क्रिप्शन है कि भाई जो इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट है, ये जो बुक लिखी गई थी आर बनाम रिचर्डसन के केस से संबंधित जो पॉइंट्स थे उसमें ऐसे ही दिया गया। देखिए 1786 का ये केस है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि शरद ऋतु में एक नव युवती जो अपने माँ बाप के साथ दूर के एक छोटे से गांव में रहती थी। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान देना, ये जो मैं आपको यहाँ पर केस पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, इन केसेस में ये जो पॉइंट्स दिए हैं इन पर एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी आपकी। तो देखें जरा क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ नंबर जब कहा कि वो रहती थी, तो ये क्या है, सेक्शन जो हम लोग एविडेंस का अभी जो सेक्शन 9 पढ़ेंगे उसमें इससे रिलेटेड बात की गई कि जो हेतु तथ्य धारा जो 9 है, जो 9 सेक्शन है उससे संबंधित ये पॉइंट है कि कहाँ रहती थी, ये तथ्य की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं थोड़े से। देखिए फिर इसके बाद में यहाँ पर बात की गई उसको अकेला छोड़कर। तो ये देखिए 5 नंबर पॉइंट है, जब एक पॉइंट तो ये हो गया, क्या किया उसको अकेला छोड़कर। जरा ध्यान देना, देखो पूरी स्टोरी में जिस रूप में यह बात उस पुस्तक में की गई थी, ये फिर 1786 की शरद ऋतु में एक नवयुवती
जो अपने माँ बाप के साथ दूर के एक छोटे से गांव में रहती थी। एक तो तथ्य ये होगा, दूसरा क्या था, उसको अकेला छोड़कर उसके माँ बाप खेतों में कटाई करने के लिए चले गए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट यहाँ पर अपने को मिले। सबसे पहले बात की गई कि अकेला छोड़कर गए, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना। देखिए, तो एक तो अकेला छोड़कर गए, इस पॉइंट में क्या है, ऐसे तथ्य जो अवसर देते हैं, सेक्शन 7 को डिस्क्रिप्शन करते हैं ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, और जो आगे बात करते हैं स्पष्टीकरण, तो सेक्शन फिर 9 की बात कर लेते हैं कि ये तथ्य है। तो तथ्य की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पे दो चीजें अपने को यहाँ देखने को मिली। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई थी फोर्थ नंबर की अकेली रहती थी, दूसरा अकेला छोड़कर गए, तीसरे खेतों में कटाई करने के लिए वो चले गए थे, ठीक। अब इसके बाद क्या होता, दोपहर के थोड़ी देर बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी। तो 7 नंबर पॉइंट में कि वो लौटे, घर कब लौटे, ठीक। पहले तो वो छोड़ के गए, फिर घर लौटे। तो जो घर लौटे, तो घर लौटने में यहाँ पे देखिए 7 नंबर अगर हम पॉइंट को देखेंगे, तो नोट 7 को एक बार यहाँ पे देखिए, तो ये भी क्या है, तथ्य की बात करा। देखिए, ये तथ्य की बात करा सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात करेंगे, जब ध्यान देना, इस केस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। उन्होंने देखा कि उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके गले को काटा गया था। तो ये 8 नंबर पॉइंट होगा। अब 8 नंबर पॉइंट के संबंध में अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो 8 नंबर में डिस्क्रिप्शन क्या है, तो देखिए जरा डिस्क्रिप्शन देखिए, ये एक विवादक तथ्य है, इनकी फैक्टिंग इशू है, सेक्शन 3 की जो डेफिनेशन दी गई उसके थ्रू। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिन परिस्थितियों में वह पाई गई। देखिए जरा यहाँ पर मैं आप लिखना चाहूंगा, जिन परिस्थितियों में वह पाई गई लड़की का चरित्र तथा जख्मों की प्रकृति इस बात को बिल्कुल असंभावित करते थे कि उसने आत्महत्या की होगी। जो जिन परिस्थितियों में वो मिली, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उस व्यक्ति ने कोई आत्महत्या की होगी। ऐसा ये 9 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें 9 नंबर का पॉइंट निकल करके सामने आता है। चलो देखिए 9 नंबर में क्या दिया है, यह तथ्य हत्या के विपरीत होने के कारण सुसंगत होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अगला पॉइंट पर देखें। 10 नंबर पॉइंट पे क्या दे रहे हैं, देखिए, जब जब सर्जन ने उसकी जांच की तो उन्हें यकीन था कि घाव किसी तेज यंत्र द्वारा किए गए थे और ऐसे व्यक्ति ने यंत्र अपने बाएं हाथ में पकड़ा होगा। देखिए, तेज यंत्र से किए गए, सबसे पहली बात तो, ठीक है, और दूसरा कहाँ पकड़ा होगा, बाएं हाथ में। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ जो 10 नंबर का जो पॉइंट है, ये किन चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है, तो देखिए 10 नंबर पॉइंट में हम लेकर के आपको चल रहे हैं, यानी कि विशेषज्ञ का विचार है, सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 11 के लिए। देखिए, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये। आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, और लड़की के शरीर को खोलने पर पता लगा कि वह कुछ महीनों से गर्भवती थी। तो एक तो 11 नंबर पॉइंट ये था। तो अब यहाँ पर हत्या के चांसेस ज्यादा हो गए। तो देखिए जरा क्या था यहाँ पर पॉइंट, अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो देखिए जल्दी से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 11 नंबर पॉइंट। देखिए 11 नंबर पॉइंट पर अगर हम देखें, स्थिति जिसके अंदर हत्या हुई थी, धारा 7 और 8 के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट होगा। अब अगर हम यहाँ पे 11 से 12 नंबर के पॉइंट पर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 12 नंबर पॉइंट पर देखिए क्या दे रहा है, उनके मकान की जमीन की जांच से किसी व्यक्ति के कदमों के निशान मिले जो एक व्यक्ति के लगते थे, जो भाग जाने के लिए एक अप्रत्यक्ष सड़क की ओर कूदा जिसमें दलदल था और बीच बीच में पैर रखने के लिए ईंटें पड़ी हुई थी। तो ये भी क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया। अगला देखिए यहाँ पर, यह भी प्रतीत होता था कि जल्दबाजी में वह फिसल भी गया था और उसके पैर दलदल में धंस गए थे। ठीक है, फिसल गया था, दलदल में धंस गए थे और कम से कम घुटनों तक भीग गया था। ये 13 नंबर का पॉइंट है। तो देखिए 13 नंबर का जो पॉइंट है क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रभाव की बात कर रहा है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, कि अगर जब भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो वो जल्दी में भागने की कोशिश करता है, गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाती है, बहुत तरह के वो भी हो जाता है। एक तो एविडेंस ये मिल गया कि भाई हत्या की तरफ ये इशारा कर रहा है कि उसकी हत्या हुई होगी। अगला देखिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, पैरों के जो निशान वहां पर थे उनका नक्शा ले लिया गया। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट कि यहाँ पर उनका नक्शा ले लिया गया। अब उनसे मिलती जुलती बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रभाव की बात करता है। अब हम अगर आगे चलें, नेक्स्ट यहाँ देखिए, और यह प्रतीत होता था कि उस व्यक्ति के जूतों के तले की नई मरम्मत हुई होगी और नई कीलें गड़ी थी। तो पहले चीज देखिए क्या हुआ,
मरम्मत हुई होगी और नई कीलें गड़ी थी, तो इसका मतलब उसके पैरों से खून भी निकला हुआ, तो कदमों के साथ साथ खून की बूंदें भी नजर आ रही थी। तो ये चीजें क्या मान के चला कि कोई और व्यक्ति भी था जब अ, इसका मर्डर हुआ, तो इसका मतलब ये इसने आत्महत्या नहीं की, किसी ने इसका मर्डर किया हुआ। जब ऐसे फैक्ट मिलते हैं तो ये इनकी ओर बात करते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, तो यहाँ पर ये परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, ऐसा हम इनको मान सकते हैं। चलिए अगले इसकी स्टोरी जरा देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर जो हम स्टोरी की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, उस समय किसी व्यक्ति के बारे में कोई शक नहीं पैदा हो रहा था और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो रही थी जो उस बच्चे का बाप रहा होगा जो लड़की के पेट में था। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, लड़की के अंतिम संस्कार के अवसर पर कई लोग आए जिनमें स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित थे, और जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहे थे उन्होंने सही रूप से यह सोचा कि हत्यारे को ढूंढने का यह सबसे अच्छा अवसर था, क्योंकि हो सकता था कि अपनी ओर से शक मिटाने के लिए वह इस अवसर पर जरूर आया हो। फिर देखिए उसने जितने भी पुरुष वहां आए थे, जिनकी संख्या करीब 60 थी, बुलाया गया, उनके जूते उतरवा लिए और उनकी नाप ली। उनमें से एक का जूता हत्या के स्थान पर जूते के निशान से बहुत मिलता हुआ निकला, एक का, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे, वह व्यक्ति उस पेरिस का स्कूल टीचर था जिससे यह शक पैदा हुआ कि उसी से वह लड़की गर्भवती हो गई होगी और उसी ने अपने नाम को बचाने के लिए लड़की से छुटकारा पाना चाहा होगा। और जूते की और सूक्ष्म परीक्षा करने पर पता चला कि वह पंजे की ओर नोकदार था। अब कि मौके पर गोल पंजे वाले जूते के निशान थे और इसका नोकदार था, तो फिर क्या किया गया, नाप की कार्रवाई जारी रही और आखिरकार एक ऐसा जूता मिला जो बहुत सही रूप से उसी नाप का था और उसी शक्ल का था, उसी प्रकार के तले वाला था, और गिनती और दूरी में उतनी ही कीलें उसमें लगी हुई थी। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, जब उतनी ही कीलें लगी थी जितनी की स्पॉट पर उसके निशान मिले होंगे, तो उसके अनुसार ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया, तो मान के चला कि इस व्यक्ति ने हत्या वहां पर की होगी। तो अब यहाँ पर जरा देखिए इस पॉइंट पर क्या कह रहा है, देखिए जरा क्या कह रहा है कि अति संभव है कि वही हत्या करने वाला व्यक्ति था। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट होगा जो एविडेंस एक्ट का। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और तो देखिएगा इस स्टोरी में, देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो विलियम रिचर्ड जो उस जूते को पहने हुए थे, उससे पूछा गया कि वह हत्या के दिन कहाँ था और उसने बेखटके उत्तर दिया कि उस दिन वह दिन भर अपने मालिक के कारखाने में था। अब देखिए यहाँ इसने बात करी कि वो अपने मालिक के कारखाने में था, तो ये सेकंड नंबर पॉइंट है। तो देखिए ये भी इसके बचाव में क्या ये रेलिवेंट हो सकता है, अगर ये वास्तविक वहां था तो फिर हत्या किसी दूसरे व्यक्ति ने की है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करा सेकंड नंबर पॉइंट में, यह धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होने के नाते से सुसंगत होगा। तो पहली चीज, अगर ये वहां पाया जाता है तो फिर केस चेंज हो जाएगा, और अगर ये नहीं पाया जाता है तो फिर इससे आगे के न्यू पॉइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए देखिए जरा हम इसके बारे में फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को उसके मालिक तथा सहकर्मियों ने बताया, सही बताया, ठीक है, कि वो वहां था। अगली बात करेंगे, देखिए पूछताछ पर उसने बताया कि वह लवणहत्ता था और उसके मुंह पर कुछ खरोंचें थी, उसके मुंह पर कुछ खरोंचें भी थी, जरा ध्यान देना, जिनके बारे में उसने बताया कि वह एक पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ रहा था। उसने देखिए और उतरने में उसे कांटे लग गए, ये पांचवा पॉइंट है। अब देखिए इन सबको मैं एक साथ डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। जांच पड़ताल से यह प्रतीत हुआ कि वह उस दिन अपने काम से करीब आधे घंटे तक के लिए चला गया था। देखिए काम कर रहा था उसमें, आधे घंटे के लिए चला गया था। अब उसकी अनुपस्थिति का बिल्कुल सही समय मिल गया था। तो वह यह कह रहा था कि वह एक लोहार की दुकान जो लड़की के घर की ओर थी पर किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा था जिससे मिलने का कोई मतलब उस समय समझ में नहीं आता था। तो ठीक है, समय वो मिलने गया था उस समय समझ में नहीं आता। अब यहाँ बात करते हैं, एक लड़की जो मृतक लड़की के घर के करीब 100 गज दूर खड़ी थी, उसने बताया कि लगभग हत्या के समय उसने वैसे ही एक व्यक्ति को जल्दबाजी से मृतक के घर की ओर जाते देखा
परंतु उसे लौटते नहीं देखा। तो देखिए, जाते देखा, लौटते नहीं देखा। तो ये एक दूसरी लड़की ने भी बयान दिया। अब इन सभी एविडेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया है, इसका क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर के पॉइंट से हम यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। इससे उसके बारे में संदेह मिट गया, ठीक है, परंतु बाद में संदेह का कारण फिर से उठा और उसे पकड़ लिया गया। ये तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा था। तीसरा नंबर पॉइंट क्या था, जरा देखिए जल्दी से। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ था। देखो क्या कहा उसने कि पहले उसने, देखिए दूसरे नंबर में कहा कि अपने मालिक के कारखाने में था। तो इस बात को उसके मालिक था सहकर्मी ने भी सही बताया कि हाँ भाई यहाँ था। तो अब ये मैटर क्या था, वो क्लोज हो गया कि भाई ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ थोड़ा सा गहरा है, कब, जब पूछताछ पर उसने बताया कि वह लबड़ हत्ता था। अब यहाँ पर देखिए, फिर वो आधे उसको जो चेहरे पे जो निशान आए खरोंच के, तो उसने बताया कांटे लग गए। तो इनसे और गहराता चला गया। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 5 नंबर पॉइंट में, प्रभाव था 7 का। फिर 6, 6 में फिर भी अवसर की बात की गई। फिर 7 में फिर क्या किया गया, अंतर्गत अवसर की बात की गई। तो फिर देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ के बाद में अगर हम देखें 5 में कांटे लगे, तो ये भी प्रभाव की बात कर रहा है। जांच पड़ताल से प्रतीत हुआ कि उसमें आधे घंटे के लिए चला गया था, ये भी प्रभाव। फिर 6 में उसको वो मिला कि वो वहां पर इतने समय में वहां मिलने के लिए जाना, उसी क्षेत्र में जहाँ पर मर्डर हुआ था। तो ये रेलिवेंट चीजें क्लियर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जुड़ रही है। फिर अगला हम यहाँ पर देखें, एक लड़की ने उसे उसके घर जाते हुए भी देखा। तो ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट में हो गई यहाँ पे। अब चलिए हम आगे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। देखिए, उसके सहकर्मियों को अब याद आया कि उस दिन वे रिचर्डसन के साथ दोपहर से पहले मालिक का ठेला लेकर गए थे और रास्ते में रिचर्डसन लोहार से मिलने के लिए यह कहकर चला गया था कि वह शीघ्र ही लौट आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, वो पॉइंट यहाँ पर आकर के रेलिवेंट हुआ, लेकिन लोगों को एकदम से याद नहीं आया। बाद में कर्मचारियों को इस बात को याद आया। तो आप देखिए, करीब आधे घंटे बाद वह लौटा। तो कर्मचारियों ने पूछा कि उसे इतनी देर कहाँ लग गई। तो उसने बताया कि जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए रुक गया था और उन्होंने यह भी देखा कि उसका एक मोजा मिट्टी से ऐसा भरा था जैसे कि उसने किसी दलदल में पैर रखा हो। तो देखिए ये बात भी रेलिवेंट हो गई। उसने कहा कि पेड़ से उतरते समय उसका पैर दलदल में धंस गया था। तो जो मृतक के पास जो पॉइंट मिले हुए थे, वो भी देखिए दलदल के मिले हुए थे। ये उसकी गहराई को बताते हैं कि हाँ, एविडेंस इस तरह से काम कर सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जितनी देर वह अनुपस्थित रहा था उतना समय उसके लिए लड़के के घर जाकर उसकी हत्या करने के लिए पर्याप्त थी। तो ये क्या रेलिवेंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके घर की तलाशी ली गई। फिर तलाशी ली गई, तो तलाशी में क्या मिला, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 8 नंबर पॉइंट में क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ आचरण की बात की गई कि अगर तलाशी में कुछ चीजें मिलती हैं तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ये रेलिवेंट हो जाएगा। आप यहाँ जरा देखिए, ध्यान दीजिए 8 नंबर में देखिए 7 हो गया और 8वां, एक सेकंड रुकिए जरा, वो देख लीजिए कहाँ है। 7 नंबर पॉइंट हो गया, हाँ, उसके घर की तलाशी ली गई, ठीक है। अब तलाशी लेने के बाद क्या हुआ, एक छप्पर में छुपे हुए मोजे पाए गए। छप्पर छुपे मोजे पाए गए जिन पर बहुत मिट्टी लगी थी। अब वही मोजे, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात हो गई, और कुछ खून के निशान भी लगे हुए थे। अब इसे समझने के लिए उसे पहले कहा कि कुछ दिन पहले उसे चोट लगी थी, कुछ दिन पहले चोट लगी थी। तो देखिए टाइम अगर हम उसका मेडिकल टेस्ट कराते तो उसे पता चल जाता कि भैया कितने समय पहले का ये ब्लड होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, और कुछ खून बहा था। जब यह मालूम हुआ कि चोट वाले दिन वह कोई दूसरा मोजा पहने हुए था, तो उसने बताया कि उसने एक घोड़े का खून निकालने में सहायता की थी, परंतु मालूम यह हुआ कि उसने सहायता बिल्कुल नहीं की थी और इतनी दूर खड़ा हुआ था कि उस तक खून पहुंच ही नहीं सकता था। तो ये भी देखिए उस हत्या के उससे रेलिवेंट हो रहा है। मोजे पर जो बालू और मिट्टी लगी हुई थी, तो उसकी जांच से यह पता लगा कि वह वैसी ही थी जैसी कि लड़की के पास दलदल। तो ये बात उससे रेलिवेंट हो गई। अब चलिए जरा हम एक बात यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट। देखिए, इसके बाद यह पता चला कि रिचर्डसन लड़की से परिचित था। लड़की कमजोर बुद्धि की थी और एक मौके पर, जरा ध्यान देना, कमजोर बुद्धि की थी, ये पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं कि उन्हें एक मौके पर जंगल की ओर ऐसे स्थान पर देखा गया था
जिससे यह संदेह पैदा होता था कि उनका उद्देश्य आपराधिक समागम का रहा होगा। लोगों ने उसे छेड़ा था कि वह एक ऐसी पगली लड़की से संबंध रखता था और वह चिढ़ गया था। तो ये जो पूरी स्टोरी आपने पढ़ी, तो ये देखिए उसकी तरफ एक रेलिवेंट फैक्ट की तरफ चला जो सेक्शन 5 हमें यहाँ पर बता रहा है। उसकी तरफ देखिए थोड़े से हम पॉइंट्स और आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, तो जल्दी से इसको बस 2 मिनट में और देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। और इनको सेक्शन 5 को, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई हुई, एक बार दोबारा से 2 बार इसको देख करके देखिए, आपको समझ आएगा। पूरा पढ़िए, इसको क्लियर करके देखिए। कैदी को सजा मिली और उसको फांसी लगा दी गई, ये तो इसका फाइनल जजमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या था इसमें पॉइंट्स। हत्यारे का कोई ना कोई आशय रहा होगा, रिचर्डसन ऐसा आशय रखता था, ये आंसर है। जब फैक्ट एंड इशू कोई जज जब जजमेंट देता तो सबसे पहले वो फैक्ट एंड इशू बनाएगा और फैक्ट एंड इशू से ये आंसर बना, तो ये उनका फैक्ट एंड इशू था और यहाँ पर ये उसका आंसर था। अब यहाँ दूसरा देखिए, हत्यारे को किसी विशेष दिन, विशेष समय तथा निश्चित स्थान पर हत्या करने का अवसर मिला था। ये आंसर क्या मिला, रिचर्डसन को ऐसा अवसर उसी दिन, उसी समय तथा उसी स्थान पर मिला था, तो ये रेलिवेंट हो गया उससे। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि हत्यारा लवड़हत्ता था, तो रिचर्डसन लवड़हत्ता था, पहली चीज। फिर अगला देखिए, ध्यान दीजिए, हत्यारा ऐसे जूते पहने हुए था जिनसे विशेष प्रकार के निशान बनते थे, तो रिचर्डसन के पास वैसे ही जूते थे जो बिल्कुल वैसे ही निशान बनाते थे। अगला देखिए 5 नंबर पॉइंट में, यदि रिचर्डसन हत्यारा था तो उसने ऐसे मोजे पहने होंगे जिन पर विशेष प्रकार की मिट्टी लगी होगी, एक तो ये पॉइंट। तो देखिए उसके आंसर क्या मिला, उसके घर से मोजे मिले थे जिन पर वैसी ही मिट्टी लगी हुई थी। अगला 6 नंबर पॉइंट पर देखिए, यदि रिचर्डसन हत्यारा था तो उसने ऐसे मोजों को जरूर छिपा दिया होगा, तो आंसर में देखिए क्या, उसने ऐसे मोजे छिपाए थे। अगला देखिए 7 नंबर पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, हत्यारे के कपड़ों पर कहीं ना कहीं खून के धब्बे जरूर होना चाहिए, तो रिचर्डसन के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। 8वां नंबर पॉइंट पर जब ध्यान देंगे हम लोग, अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो वह खून के बारे में झूठ जरूर बोलेगा, उसने झूठ भी बोला था। आप देखिए इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये 9 नंबर का जो पॉइंट है वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, 9, 10 का, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। देखिए अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो मृतक लड़की के घर तक जरूर गया होगा, वैसा ही आदमी लड़की के घर की ओर आता हुआ देखा गया था, ये भी उसमें गवाह में आ गया। 10 नंबर में देखिए, अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो हत्या की कार्रवाई में झूठ जरूर बोलेगा, तो उसने झूठ भी बोला था। ये पॉइंट इतने थे, इतने पॉइंटों पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ऐसा होता। तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट भी आप जैसे कि मान लीजिए कि इसको फांसी लगा दी गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, एक बार 2 लाइन और हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए ये सेक्शन 5 आपको बहुत क्लियर कर देगा आगे। यह विभिन्न 10 नुक्ते और जिनमें से 5 हत्यारे से मिलने चाहिए, कितने, 10 में से 5 ही मिल रहे हैं तो भी उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। एक उसके शरीर पर मिलना चाहिए यदि वह मोजे पहने हुआ था, और कुछ अन्य नुक्तों के बारे में संभावना थी कि वे हत्यारे से मिलने चाहिए। सभी 10 नुक्ते रिचर्डसन में मिले, उसमें 10 के 10 मिले, उनमें से 4 ऐसे थे जो किसी अन्य व्यक्ति में हो ही नहीं सकते थे। यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि 2 लवड़ हत्ते बिल्कुल एक से ही जूते पहने हुए और एक दूसरे से मिलते जुलते हों, दोनों का पैर एक ही प्रकार के दलदल में उतरा हो और उनमें से एक ने हत्या की हो और दूसरे ने बेमतलब मिट्टी से भरे मोजे छिपा रखे हो। ऐसा कभी होता नहीं है। तो वही उन सारी चीजों को डिस्कस कर रहा है कि इनको फैक्चुअल इशू मानने का कारण क्या था। जरा ध्यान दीजिएगा, यह मामला परिस्थितियों के साक्ष्य के बल को प्रकट करता है। देखिए परिस्थितिक जो साक्ष्य होते हैं वो, यानी कि घटनाएं स्वयं बोलती हैं, इस बात को ये साबित कर दिया। और परिस्थितियों का साक्ष्य सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य है। रेलिवेंट फैक्ट की बात कर ली, साक्ष्य अधिनियम विवादक तथ्यों का साक्ष्य तथा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देता है, और उसके बाद धारा 6 से लेकर के 55 तक में यह बताता कि कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं। तो गाइस अब हम कल जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 6 से लेकर के आगे तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, कितने हो पाते हैं ये आने वाले समय पर हम ये डिस्कस करेंगे। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और आपको ठीक भी लगे होंगे। अगर आपको ये ठीक लगे हों तो बस आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब ठीक लगते हैं तो इन्हें बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सम टाइम का थोड़ा सा समय लग सकता है पर मैं रेगुलर इनको बनाता रहूँगा। तो गाइज मैं आपको इसको जरूर बोलूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।